हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को आज बताऊंगा, जिसमें आज बेसिक परिचय दिया जाएगा इस वीडियो में। तो आज देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में आज जानेंगे हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, फिर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आज ये सब जानेंगे हम। तो अब देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह संख्या एक से अनंत तक होती है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कहाँ तक आएगी? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जानेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब क्या जाने? अब जानेंगे पूर्ण संख्या। वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 0 उपस्थित नहीं होता है। यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या होल नंबर। यह संख्या जीरो से अनंत तक होती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अनंत तक। अब जानेंगे पूर्णांक संख्या। सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या 0 के साथ पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या
सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ पूर्णांक संख्या होता है। हमने पूर्णांक संख्या को कैसे समझा? सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ हो तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये इधर ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, जिसमें पॉजिटिव साइन हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो नेगेटिव साइन के साथ हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो अब तक हमने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे अभाज्य संख्या। वे प्राकृतिक संख्या जो एक से एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। वे प्राकृतिक संख्या जो एक से एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो वह अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा क्या होती है? भाज्य संख्या। वह संख्या अर्थात वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के साथ भी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखते हैं अभाज्य संख्या। वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य न हो जैसे देखते हैं, वे संख्या या वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार आगे तक चली जाएगी। अब देखते हैं 2 को लेते हैं। 2 एक और 2 के अलावा अर्थात एक और स्वयं से ही विभाजित होती है, इसीलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 1 और 5 एक और स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या।
इसी प्रकार 7 1 एवं 7 से विभाज्य होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या भी 1 और स्वयं से विभाजित हो रही है, इसीलिए ये सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब दूसरा क्या है? भाज्य संख्या। दूसरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमने क्या बताया? वो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखते हैं वे प्राकृतिक संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 अनंत तक चली जाएगी। इसी प्रकार अब देखते हैं यहाँ पे इसको 4 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, अर्थात 1 और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है, इसीलिए 4 एक भाज्य संख्या हुआ। इसी प्रकार 6 देखते हैं, 1 2 3 6। यहाँ 1 और 6 के अलावा भी किसी अन्य संख्या अर्थात 2 और 3 से विभाजित हो रही है। कौन संख्या? 6, इसीलिए 6 भी भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, चलिए 9 को लेते हैं, 1 3 9। क्या 1 और स्वयं के अलावा भी 3 से 9 संख्या क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, इसीलिए भाज्य संख्या 9 भी होगी। तो अब अभी तक हमने क्या क्या जाना? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जस्ट इसका विलोम ये है, वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे समझे? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जो P/Q के रूप में लिखा न जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 4/1, 2/3, इसी प्रकार बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √5, √3, इसी प्रकार बहुत सारे अपरिमेय संख्या भी है। अब यहाँ पे जानेंगे हम कि पाई का मान 22/7 होता है, जबकि यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई का मान होता है 22/7, जो कि परिमेय संख्या है। इसका वैल्यू 22/7 होता है, जो परिमेय संख्या है। ये याद रखिएगा आप लोग। अब हमने क्या जाना? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या देखेंगे? अब वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या को कैसे समझेंगे अब देखते हैं। वैसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है जो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह से बना हो। अर्थात परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, 2/3, 4/5 etc। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या एवं इनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार में
जानेंगे हम शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो शांत संख्या वह संख्या होती है जिसे विभाजित करने पर शेष 0 बचती है, अर्थात इस स्थिति में शेषफल 0 हो तो हम उसे शांत आवर्ती संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, शांत आवर्ती संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे विभाज्य करने पर शेषफल 0 आती हो उसे हम शांत संख्या कहते हैं। उसके बाद जानेंगे अशांत आवर्ती संख्या। अशांत आवर्ती संख्या की स्थिति में शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होती है। शेषफल की क्या होती है? बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा बोर्ड पे अभी बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। अशांत अनावर्ती संख्या वह संख्या होती है जिसकी शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उसे हम अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा, शांत संख्या, अशांत आवर्ती संख्या और अशांत अनावर्ती संख्या। शांत संख्या वह संख्या जिसका शेषफल 0 हो उसे हम शांत संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती संख्या वह संख्या जिसका शेषफल बार बार पुनरावृत्त होती हो उसे हम अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। अशांत अनावर्ती संख्या वह संख्या अशांत अनावर्ती संख्या होती है जिसका पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे हम अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे शांत। इस स्थिति में शेषफल 0 होती है। शांत स्थिति में अर्थात शांत संख्या की स्थिति में इसका शेषफल क्या होती है? 0 होती है। जैसे 1/2, 4/5, इसका 0.5 लिख सकते हैं, 0.8 अर्थात शेषफल बराबर 0। इसमें भी शेषफल बराबर 0। किसी भी संख्या को उसके अंश वाले भाग में हर वाले भाग से भाग देने पर यदि उसका शेषफल 0 आए तो वह संख्या शांत संख्या कहलाती है। अब देखेंगे अशांत आवर्ती संख्या। अशांत आवर्ती संख्या हमने क्या बताया? अशांत आवर्ती संख्या इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखते हैं 1/3, जब अंश में हर अर्थात 3 से भाग देते हैं तो 0.3333 अनंत तक चली जाती है। जैसे देखते हैं 1, 3 ले लिए 0.0, 3 तिहाई 9, फिर एक ले लिए, फिर जो लेंगे 3 तिहाई 9, फिर ले लेंगे 0, 3 तिहाई 9। इस प्रकार अनंत तक चली जाती है। तो इस संख्या को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, इसको हम 0-3 अर्थात इसको बोलते हैं बार। 3 के ऊपर
ये चिन्ह डाल देते हैं। इसका अर्थ ये होती है कि 3 की संख्या बार बार पुनरावृत्त हो रही है, अर्थात ये चिन्ह को हम बार बोलते हैं। तो हम ये 1/3 हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, 2/3। ये क्या होती है 0.6666 अनंत तक चली जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। बार डाल लेने से क्या होती है कि इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यह इंडिकेट करता है। अब देखेंगे अशांत अनावृत्ति संख्या। अशांत अनावृत्ति संख्या अब देखते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति संख्या इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अशांत अनावर्ती संख्या में क्या होती है, वह संख्या जिसके विभाजित करने पर अर्थात उसके मान जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके शेषफल में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसको हम अशांत अनावृत्ति संख्या कहते हैं। जैसे √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √π का वैल्यू, √2 और √π का वैल्यू जब हम ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या होती है, इसकी मान की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 0.4142 इस प्रकार चली जाती है, और √π का भी मान हमने पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि √π का मान 314 ही लेते हैं, लेकिन इसका मान 314 नहीं, इसकी आगे तक वैल्यू चली जाती है, बट हम 3.14 तक ही लेते हैं, लेकिन इसका मान 3.1415 इसी प्रकार आगे की ओर चली जाती है। तो यह संख्या अशांत अनावृत्ति संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एलोगरिथम। एलोगरिथम के द्वारा हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, सो अब देखेंगे। अब देखते हैं भाग एलोगरिथम। भाग एलोगरिथम भाग एलोगरिथम, डिवीजन एलोगरिथम। डिवीजन एलोगरिथम में क्या देखेंगे कि a बराबर क्या होती है BQ प्लस R, जहां a क्या होती है, B क्या होती है, Q क्या होती है और R क्या होती है। a क्या होती है, a होती है भाज्य, B क्या होती है भाजक, Q क्या होती है भागफल, R क्या होती है शेषफल। ये a बराबर BQ प्लस R तभी संभव है जब R का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा, जब R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और क्या होती है B से छोटा, तब ये पॉसिबल होता है। ये जहां अर्थात कहने का अर्थ है a बराबर BQ प्लस R, अर्थात भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष तभी होगा जब शेषफल का मान 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा एवं
भाज्य से छोटा होगा, तब ये कंडीशन है। तो अभी हमने भाग विधि में ये सब जाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 36, 42, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 4 प्लस 0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 20 गुने 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको और कुछ भी लिख सकते हैं, 42 को हम 21 गुने 2 प्लस 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। तो ये क्या हो गया 36, ये हो गया भाज्य, ये क्या हो गया 9 भाजक, ये 4 क्या हो गया भागफल, और ये 0 क्या हो गया शेषफल। इसी प्रकार इसको हटाते हैं, इसमें क्या देखते हैं, ये हो जाएगा भाज्य, 20 हो जाएगा भाजक, 2 हो जाएगा भागफल और 2 ये हो जाएगा शेषफल। तो हमने जाना क्या, अभी भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका को देखेंगे। इस एल्गोरिथम के अनुसार हम भाग लेमा का बार बार प्रयोग कर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। महत्तम समापवर्तक के लिए एक एग्जाम्पल हमने नीचे दिखाया है, 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है। किसके प्रयोग से ज्ञात करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसमें बड़ा और छोटा कौन है। जो बड़ा होगा उसे हम भाज्य के जगह पर और जो छोटा होगा उसको हम भाजक के जगह पे लिखेंगे। तो इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो 867 यहाँ पे मेरा भाज्य हो गया और 255 क्या हो गया, यहाँ पे भाजक हो गया। 867 और 255। अब इसमें 867 में डिवाइड करना है 255 से। 867 255 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स लगा के देखते हैं। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 6 0 1 0। कितना शेषफल आया 102 गुने 3 प्लस 102। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य, भाज्य बराबर कितना हो गया 867 एवं शेषफल बराबर 102। यह किस विधि से हम निकाल रहे हैं, भाजक 255 भाग लेमा विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। भाग लेमा विधि से ज्ञात किए। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, एक 255 बराबर 102 गुने, यहाँ पे मालूम नहीं। इसी प्रकार हम 255 में 102 से डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स में देखते हैं, 2 दूना 4 0 2
204, 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 0, कितना 2 टाइम्स, भागफल 2 प्लस शेषफल कितना है 51। तो यहाँ पे भाजक कितना हो गया, भाजक 102 और शेषफल कितना हो गया, शेषफल 51। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं, 102 बराबर 51 गुने कितना 2 टाइम्स में 2 प्लस 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम इसी भाग लेना विधि द्वारा हम ऐसे ज्ञात करते रहेंगे। यह एल्गोरिथम के अनुसार है। इसी प्रकार हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो शेषफल यहाँ पर लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर 0, इसीलिए भाग एल्गोरिथम लेमा विधि से मौसम बराबर 51। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, तो हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। तो हल में क्या देखे, बड़ा और छोटा को पहले पहचाने कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो जो बड़ा होगा वह भाज्य और जो छोटा होगा वह भाजक कहलाएगा। तो बड़ा कितना हो गया 867 को 867 बराबर 255। अब 255 से 867 में हम 3 टाइम्स गुना करते हैं तो मेरा शेषफल कितना आता है 102। 255 को भाग दिया 867 में तो कितना भागफल 3 और शेषफल 102 आता है। तो हम भाग लेना विधि द्वारा सबसे पहले हम बताए थे कि a बराबर BQ प्लस R, ये हमने बता चुका है पहले। तो इसी के अनुसार फिर क्या हुआ, फिर हम क्या किए, भाजक को भाज्य की जगह पर लाए, किसके द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा, भाग लेना विधि के द्वारा। भाज्य को भाज्य के स्थान पर लाए, फिर शेषफल को भाज्य के स्थान पर लाए। पुनः फिर जब तक शेषफल शून्य नहीं आता तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। पुनः फिर भाजक को 102 को भाज्य के स्थान पर लाया और शेषफल को भाजक के स्थान पर लाया। अब भाजक के स्थान पर लाया तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जहाँ पे शेषफल 0 आएगा वहाँ पे जो भाजक होगा वही महत्तम समापवर्तक उस दोनों संख्या का होगा। तो आज मैंने क्या जाना, आज फर्स्ट चैप्टर का बेसिक परिचय जाना और एक इसका क्वेश्चन जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पूरा करवाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे।